हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू फाइनेंस जगत, जहां पर कि हम आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, सिविल स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स पर फ्री में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, पर्सनल लोन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और मुझे व्हाट्सअप करिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वीआईपी मेंबर बन के डायरेक्टली मेरे साथ फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पर्सनल लोन लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए। पर्सनल लोन लेने से पहले अगर आप ये चीज़ें खुद से पूछोगे तो दोस्तों आप यकीन मानिए, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अपने आप से ये चीज़ें पूछ के आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में मुझे पर्सनल लोन लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक्सेल के अंदर भी यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको समझ आएगा कि मैं कितनी अमाउंट का लोन लूँ, मेरी ईएमआई कितनी बनेगी, मेरा ड्यूरेशन कितना होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ एक के बाद एक देखते जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोज़ नज़र आते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से क्या पूछना है, वो ये है कि मुझे इस लोन की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग क्या करते हैं, लोन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में उनको ये फील होता है कि भैया मुझे तो ये वाला लोन चाहिए ही नहीं था। अब देखिए, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं ना, तो पर्सनल लोन आप किसी भी कारण से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो सारे कारण बता देता हूँ, तो आप देखना कि क्या आपके वाला कवर होता है कि नहीं होता है। आपको पहली चीज़ तो लोन कब नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है या ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग के लिए लोन ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट के लिए लोन ले रहे हैं, तो इट इज़ अ बैड आइडिया। ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब आप लोन के पैसों से ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जो कि आपको सही से ट्रेड नहीं करने देता। आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। तो पर्सनल लोन हमें किस पर्पज़ के लिए लेना चाहिए? आप पर्सनल लोन ले सकते हो कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या आपने अपने होम को रेनोवेट करना है, घर की रेनोवेशन करनी है, या एजुकेशन के लिए, या घर पे कोई फंक्शन है जैसे कि मैरिज है, या अगर आप चाहें तो वैकेशंस पे जाना है, भाई हॉलीडेज एंजॉय करनी है, उसके लिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। बैंक आपसे ये नहीं पूछता कि आपको पर्सनल लोन क्यों चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको अपनी राय दी है कि इन रीजंस के कारण अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो अच्छा है। सेकेंड है दोस्तों कि कितनी अमाउंट और कितना टेन्योर होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ एक्सेल में। तो दोस्तों, अब हम आगे हैं जी एक्सेल में। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने जिस पर्पज़ के लिए लोन लेना है उसमें आपको ये लग रहा है कि मैं अगर 1 लाख रुपीज़ का लोन लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 12% है। टेन्योर, अब मान लीजिए कि आप ये सोचते हो कि मैं 2 साल के लिए लोन ये वाला ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी ईएमआई कितनी बन रही है, 4700। लेकिन आप अपनी मर्जी से कितना मर्जी लोन नहीं ले सकते हो। आप एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, हालांकि ये इतना हार्ड नहीं है, लेकिन बैंक्स वगैरह सारे लेंडर्स को फॉलो करती हैं। आपकी जितनी इनकम है, मान लीजिए कि आपकी इनकम 15,000 रुपीज़ है पर मंथ, ये मंथली इनकम है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी है, आपकी जो ईएमआई है ना, इट शुड नॉट बी मोर देन 40 और 50% ऑफ योर सैलरी। ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बन रही है, 31% बन रही है। तो इसका मतलब कि आप इतनी ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो शीट आप देख रहे हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। आप अपनी मर्जी से कैलकुलेशन करके इसके अंदर अपनी अमाउंट्स जो है डाल के देख सकते हैं। अब सपोज कि यहाँ पर आपकी जो इनकम है ना, वो कम है, 10,000 है। अब ये आपकी इनकम का कितने परसेंट बन गया जी, ये बन गया 47%। तो अगर आपकी इनकम 10,000 है, 1 लाख रुपए का लोन 2 साल के लिए आप लेने जाओगे, तो हो सकता है कि बैंक इसको रिफ्यूज कर दे। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके होंगे दोस्तों आपके पास। आप ये समझ लीजिए कि आपने इसको ना 40% तक लेके आना है। ठीक है, ये जो परसेंटेज ऑफ इनकम है, अब ये 40% तक कैसे आएगा, 2 तरीके होंगे इसके। या तो आप इसकी अमाउंट कम कर दो, जैसे मान लीजिए कि मैं 1 लाख की बजाय कर देता हूँ 80,000, तो देखो जी, ये आपका 37% तक आ गया। या फिर आप क्या करिए, अगर आप कहते हो कि भैया मुझे लोन तो 1 लाख का ही चाहिए,
तो इन दैट केस आप क्या करो, टेन्योर बढ़ा दो। अगर आपने पहले 2 ईयर तक टेन्योर सोचा था तो इसको आप 3 ईयर कर दो, तो उस केस में भी आपका ये जो है 40% से नीचे आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ ये चीज़ कि अमाउंट कितनी मैं लूँ, और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली। थर्ड क्या है कि कैन आई अफोर्ड ईएमआई। अब देखिए ईएमआई कितनी बनेगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लेने जा रहे हैं, आप 2 ईयर्स के लिए लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कि उसकी ईएमआई बन गई आपकी 4700। आपकी इनकम अगर 10,000 रुपये है तो ऑब्वियस सी बात है, घर के खर्चे भी हैं, बाकी आपके राशन पानी भी है, बिजली का बिल भी है, बच्चों के भी एजुकेशन का खर्चा है, तो आप इतना पैसा हो सकता है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इतनी ईएमआई को अफोर्ड कर पाऊंगा। अगर आप बैंक में जाते हैं ना, और बैंक में जाके आप अप्लाई करते हैं, बैंक वाले आपको बताते हैं कि लो जी ये आपका लोन बन जाएगा, इतनी ईएमआई है, तो वो आपका आएगा हार्ड इंक्वायरी के अंदर। और वहाँ पे अगर आप कहते हो कि भैया मेरी इनकम इतनी है, मैं तो अब ये वाला लोन नहीं ले सकता, तो हार्ड इंक्वायरी तो काउंट हो गई और उससे आपके सिबिल पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए घर से ही कैलकुलेशन करके चलिए। जो मैंने अभी आपको एक्सेल शीट दिखाई वो एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करिए, बस अमाउंट डालिए, टेन्योर डालिए अपना, कितना आपको कितनी देर के लिए कितना लोन चाहिए, वहाँ पर आ जाएगा कि आपकी ईएमआई कितनी बनेगी। तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इतनी ईएमआई को अफोर्ड कर सकता हूँ। हमेशा वो वाले खर्चे पहले लिखिए जो कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, आपका रेंट कितना है, आपके बच्चों की एजुकेशन का कितना पैसा खर्च होता है, राशन के आपके कितने खर्चे हैं, या कोई ऑलरेडी एक ईएमआई चल रही है या कोई एक इंस्टॉलमेंट चल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कंसीडर करके फिर देखिए कि आपकी इनकम कितनी बचती है और क्या उस ईएमआई को आप अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस सीरीज में आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो प्लीज़ उन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे कि पर्सनल लोन से रिगार्डिंग आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि भैया क्या मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है कि नहीं है। अगर आप लोन लेने जा रहे हैं ना, तो लोन लेने के लिए जो एक अच्छा सिबिल स्कोर है वो 700 से 750 के बीच होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर इसके बीच में ही है, 700 टू 750 ही है, तो लोन मिलने के आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको पहले क्या करना चाहिए, अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करना चाहिए। अब सिबिल स्कोर इम्प्रूव कैसे होगा, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उन वीडियोज़ को देखिए। चैनल में आप जाएंगे आपको वहाँ पे वीडियोस दिख जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होता है मेरे वीडियोस को देखकर। इसके अलावा नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट करिए या हमारी वेबसाइट पे जाके वीआईपी मेंबरशिप लेके आप सीधा फ़ोन पे मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो ही आप अप्लाई करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर बैड है, दैट मीन्स कि आपका सिविल स्कोर जो है वो लोअर है, लोअर देन किससे है, 700 है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो उसके आपका सिविल स्कोर और ज़्यादा खराब होएगा। नेक्स्ट है जी कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या अगर मैं ये पर्सनल लोन नहीं लेता तो क्या मेरे पास कोई और बेटर ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पर्सनल लोन के अलावा भी और कितनी सारी ऑप्शंस आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल लोन बैंक से या एनबीएफसी से ही लेना है। अब और ऑप्शंस क्या हैं, जैसे कि आप लोन अगेंस्ट पॉलिसी भी ले सकते हैं। आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। आप लोन अगेंस्ट एफडी भी ले सकते हैं। आपने एफडी करवाई हुई है, जैसे मान लीजिए आपने एफडी कराई है 2 लाख रुपए की, अभी आपको लोन चाहिए 1.5 लाख का, तो आपको मिल जाएगा इजीली, राइट। नंबर 3, आप लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी आपको मिल सकता है। आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। आप अदर सिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके भी आप लोन ले सकते हैं। इन सारे अल्टरनेटिव्स को भी आपने स्टडी करना है और ये देखना है कि आपको सबसे सस्ता लोन जो है वो कहाँ पे मिलेगा। अगर पर्सनल लोन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपके मन में डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, वेबसाइट पे जाके सीधा फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अपने आप से आपने क्या सवाल पूछने हैं। अब ये सारे सवाल पूछ के मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया मुझे पर्सनल लोन लेना ही है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पर्सनल लोन लेते टाइम आपने अपने बैंक से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लेंडर है जिससे आप लोन लेने जा रहे हो, लोन लेने से पहले अगर आप ये वाले क्वेश्चंस पूछ लोगे तो आप कभी भी गलत लोन में नहीं फंसोगे, आपका डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।